हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, मज़ेदार, चकाचक बायोकेमिस्ट्री पिछले 5 साल के कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड हो चुका है कल। उसको बनाने में मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6.5 से 7 घंटे लगे हैं। वो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में वो 4 घंटे का हुआ है, जिसके अंदर 124 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, इसलिए 122 क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है सार्थक सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज व्हाट शुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूनिट नंबर 2 विच इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CSR नेट। अगेन, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि पिछले 4-5 साल से मैं इसमें काम में हूँ, 2019 से अभी तक। तो इसमें मैंने कैसे 3-4 बार एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, छोटे मोटे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक पे। और क्या मेरी लर्निंग्स रही है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में बिल्कुल जेन्युइनली, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी फेर बदल के डायरेक्टली शो कर रहा हूँ, है ना। जैसा कि बायोकेमिस्ट्री के वन स्टॉप में बताया था, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं अपन। तो भैया पहले वही सेम प्रोसीजर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस यूनिट, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CSR नेट यूनिट नंबर 2 विच इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली चीज अपन पूछेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्या पूछा जाएगा आपसे इसमें, आपसे क्या चाहता है आपसे एक्चुअली एग्जामिनर, जब वो इस यूनिट से सवाल देना चाहता है तो। फिर ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होना चाहिए आपके, जहां से आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार सवाल यहीं से बनेगा। तीसरी चीज होना चाहिए कि आइडियल अप्रोच के पीछे नहीं भागेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको तैयार किया जाना चाहिए। क्या इसमें क्वेश्चंस रिसर्च पेपर से पूछे जाते हैं, क्या रिसर्च पेपर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इस यूनिट के लिए। फिर हम बात करेंगे कि जो कंपाइलेशन होते हैं अलग अलग, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अरिहंत के आते हैं, दिशा वगैरह के जो अलग अलग कंपाइलेशन आते हैं अलग अलग पब्लिकेशन के, क्या वो आपके लिए सफिशियंट है, डू दे सफाइस द नीड ऑफ द यूनिट, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली PYQs को कैसे यूज करना है इस यूनिट के लिए स्पेसिफिकली, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो भैया पहले शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। पहली चीज तो, जब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे यूनिट है, तो सबसे पहली चीज जो आपसे बात करते हैं वो आपको पूछना चाहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल नॉलेज आपको है कि नहीं है सेल का। जब वो आपसे बात कर रहे हैं कि ER के ल्यूमेन में प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है कि ER के ल्यूमेन जो है वो एक्सटीरियर से रिलेटेड है। जब वो आपसे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोसोल से अलग है और उसके बीच में गेटेड ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होता है, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होगा। जब वो आपसे बात करते हैं कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आती है कि वेसिकल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, काइनेसिन डाइनिन उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या वेसिकल्स जो है वो ऐसे रैंडमली कहीं पे चले जाते हैं, रेप प्रोटीन्स नाम की कोई चीज इन्वॉल्व होती है, क्या स्नेयर्स नाम की कोई स्टैगिंग वगैरह होती है कि नहीं होती है। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये अपने को पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात जो इसमें देखी जाती है वो क्या पूछा जाता है आपसे, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल 1 या 2 सवाल इस पे आते ही आते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल नहीं है सभी के लिए, तो ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, कैरियर्स क्या होते हैं, पंप्स किसको कहेंगे आप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसमें आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एस ग्लट्स और ग्लट में क्या डिफरेंस है। इस तरीके की छोटी मोटी बातें अपने को पता होना चाहिए। ऑर्गेनल्स जो होते हैं, तो ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गेनल्स में यूजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ER इज ऑल्सो ऑर्गेनल, इट इज नॉट। तो क्यों हो ऐसा, ये भी सवाल आ सकता है, बेसिक फंडामेंटल सेक्शन बी का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सभी को पता है ये बात। सो वो इस तरह के क्वेश्चन की बजाय कुछ और पूछ लेंगे। लाइसोसोम पूछ लिया जाएगा कि इज इट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल ऑर्गेनल और नॉट, पूछ लिया जाएगा राइबोसोम ऑर्गेनल है या नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवाल। फिर दूसरी चीज जो होगी वो आपसे पूछा जाता है कि सेल्स अपनी कॉपीज को कैसे बनाती है बिना किसी डिफेक्ट के, मतलब सेल साइकिल कैसे चलता है। और सेल साइकिल चलता है तो चलता ही है, रेगुलेट कैसे होता है। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल रेगुलेशन पे आता है। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछने वाले, तो बाहर लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुको। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एंड इट्स रेगुलेशन। वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि माइटोसिस मियोसिस में क्या अंतर होता है, मियोसिस में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ये सारे सवाल बच्चों वाले यहाँ नहीं आने वाले। इसके अलावा अगली चीज जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि जो चीजें हैं आपकी, हाउ थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये इन द सेल भी हो सकता है और सेल के बाहर, मतलब आउट ऑफ द मूवमेंट, मतलब एक्सटीरियर में जो सिक्रीशंस वगैरह होते हैं, व्हेन अ सेल इज सिक्रेटिंग समथिंग लाइक हार्मोन्स और यू कैन से पैराक्राइन हार्मोन सिग्नलिंग वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है, ये कैसे होती है, वो मूवमेंट कैसे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्या है, और आपके ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे गेट इन अगेन बैक इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। ये जो छोटी मोटी बातें होती है वो भी पूछा जा सकता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन में जो साइटोन है वो तो यहाँ पे है,
इस तरीके से मान लो साइटोन है तो फिर एक्सॉन टर्मिनस तक आपका किस तरीके से आपके न्यूरोट्रांसमीटर आता है, क्योंकि सिंथेसिस तो उनका साइटोन में ही हो सकता है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो हाउ थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बेसिकली यहाँ पे पूरी प्रोटीन सॉर्टिंग आ गई, प्रोटीन ट्रैफिकिंग आ गई, और आपका ईसीएम से रिलेटेड जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी आ गए। फिर अगला क्या आता है यहाँ पे, हाउ सेल मेंटेन देयर शेप, साइटोस्केलेटन आ गया, और मोटिलिटी मतलब वही वापस से साइटोस्केलेटन जो मोटिलिटी में मदद करता है। इस पे सवाल आ सकते हैं आपसे। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्रोमेटीन का स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट बता दो या अरेंजमेंट बता दो, यूकैरियोटिक्स में कैसा होता है। और एक आखिरी में पूछ लिया जाता है माइक्रोबायो के कुछ क्वेश्चन, डिजीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बैक्टीरिया के किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे सेक्स पिलाई में क्या होता है और क्या सेक्स पिलाई क्या काम करती है, डिपोकोलिनिक एसिड किसके अंदर होता है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको माइक्रो पे पूछ लिए जाते हैं। माइक्रो पे डाइल्यूशन कर्व पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन पूछा जा सकता है, ग्रोथ काइनेटिक्स पूछी जा सकती है, जनरेशन टाइम पूछा जा सकता है, डबलिंग टाइम पूछा जा सकता है, जनरेशन टाइम डबलिंग टाइम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास में। स्टेनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रोस्कोपी से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इस यूनिट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑथेंटिक सोर्स क्या होना चाहिए भैया इस यूनिट को तैयार करने के लिए, सबसे बेस्ट अगेन वापस से वही जो मैंने बायोकेमिस्ट्री में बताई थी, स्टैंडर्ड बुक्स। और स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड बुक्स आर जस्ट नॉट ओल्ड बट दे आर गोल्ड, दे आर, भाई साहब ब्रूस एल्बर्ट्स क्या किताब लिखी है यार। मैं नीचे क्लासेस जब लेता हूँ अपनी नेट की क्लासेस लेता हूँ, ब्रूस एल्बर्ट्स पढ़ के आते हैं बच्चे, और बिलीव में क्या दिमाग खुलता है उनका उस किताब को पढ़ने के बाद में, एक एक चीज इतनी शानदार क्लियर हो जाती है ना, लाइन बाय लाइन उठ के आता है सवाल। एक्चुअली ब्रूस एल्बर्ट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक फॉर सेल बायोलॉजी एंड इट शुड बी रेड बाय यू आल्सो इफ यू आर अ नेट एस्पायरेंट, सीरियस नेट एस्पायरेंट, ठीक है। 6 महीने वाले अभी जून वाले मत करना, दिसंबर वाले बकायदा कर सकते हो, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, या रखी होगी कहीं पे कंपाइलेशन में। हाँ ये एक मिनट रुको, देखो ये ये रही, तो ये डिटॉक्स बायोलॉजी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर कम्युनिकेशन, इसके अंदर ये कंपाइलेशन में सारी कूपर और एल्बर्ट्स और इसके बेसिस पे पूरी बना रखी है ये। सो ये बेसिकली क्या होता है, प्री रीड की तरह काम आती है, तो तुमको प्लीज इसको करना चाहिए। कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रीड द स्टैंडर्ड बुक्स, थोड़ी मेहनत करो, घिसो अपने आप को, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे डिक्शनरी यूज करो, कोई लोड नहीं है उसका, बट डू द स्टैंडर्ड बुक्स। अगर तुमको भारी लग रही है, एल्बर्ट्स नहीं हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एल्बर्ट्स फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। नहीं हो रहा है अपने से, गो फॉर हार्वी लॉडिश, है ना, लॉडिश, सॉरी नॉट लॉडिश, लॉडिश, बहुत शानदार किताब है ये भी, मतलब माय सेकंड फेवरेट बुक। और अगर छोटे में चाहिए, तुमको चाहिए यार थोड़ा छोटा हो, एकदम से इतनी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप जाओ भैया जॉफ्री एम कूपर, बहुत ही क्या क्या किताब लिखी है ये, मैंने अपने बैचलर्स में पढ़ी थी है और मास्टर्स में भी थोड़ा बहुत रेफर किया था इसको, बहुत शानदार किताब है, गजब लिखा हुआ है इसके अंदर भी। मॉलिक्यूलर भी पढ़ सकते हो तुम इससे, अगर वॉटसन नहीं जलाती हो और वीवर नहीं जलाती है तो मॉलिक्यूलर भी अच्छा है इसमें। खैर मॉलिक्यूलर की बात वहीं करेंगे, आगे आ जाते भैया। ये तो हो गई क्या अपनी स्टैंडर्ड बुक्स। वेबसाइट्स की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वेबसाइट्स में सबसे पहले जो वेबसाइट आपको देखना चाहिए, जो कि बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है और जिसके ऊपर काफी सारे अच्छे जर्नल्स आते हैं, रिसर्च पेपर्स आते हैं, वो है आपकी द सेल प्रेस। सेल प्रेस जो है इसके अंदर काफी अच्छे जर्नल्स वगैरह हमको मिल सकते हैं। एनसीबीआई, एनसीबीआई पे आपको मिल जाएंगे, एनसीबीआई पे काफी सारे, एनसीबीआई पे कूपर भी है वैसे, हाँ कूपर के भी काफी चीजें मिल जाएंगी, एल्बर्ट्स के भी कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, पुराने एडिशन के मिलेंगे बट चल जाएगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं आता। विकिपीडिया टू गेट द इंट्रोडक्शन फॉर द टॉपिक, बट विकिपीडिया को सप्लीमेंट करना पड़ेगा किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ में। तो अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और आपको वहाँ के प्रोफेसर्स पे भरोसा है क्योंकि उन्होंने अच्छे से लिखा है कंटेंट, तो उसके साथ में उसको ऑथेंटिकेट करो, नहीं तो फिर इस स्टैंडर्ड बुक से ऑथेंटिकेट कर लो। ऑथेंटिकेट करना जरूरी है विकिपीडिया, क्योंकि एक ओपन सोर्स है तो उसको कोई भी चेंज कर सकता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वहाँ हो जाती है। और इसके बाद में वायली जो आपका पब्लिकेशन है उसकी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, तो वो भी एक बार अगर चाहो तो सर्च कर सकते हो। आई थिंक द बायोलॉजी ऑफ सेल करके उनके एक पूरा सेटअप है, वहाँ पे ओपन एक्सेस के पेपर्स अवेलेबल है, तो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को डालो और इसके बाद में ये साइट वगैरह कुछ लगा दो, उस टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आ जाते हैं कोचिंग मॉड्यूल्स पे। कोचिंग मॉड्यूल्स यार बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब अपने यहाँ पे भी मॉड्यूल्स है, अगर मैं सेल बायो की मॉड्यूल तुमको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ रखी होगी, हाँ ये वाली सेल बायो की मॉड्यूल है, तो ये पूरा रिवीजन नोट है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉलिक्यूलर, इसके अंदर कवर्ड है पूरा, और ऐसी 3 अलग अलग किताबें प्री रीड की अगर बात करें तो कोचिंग मॉड्यूल्स अच्छी चीज है, बट वो क्विक रिवीजन के काम आएगी, है ना, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर सप्लीमेंट करने के लिए इनको स्टैंडर्ड बुक चाहिए चाहिए, नीचे लिखी दी है ये बात। आई नो तुम बोल रहे हो कि इतनी मेहनत है, तो भैया देखो अगर बढ़िया तरीके से तैयारी करनी तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगी। जेआरएफ तुम बिना स्टैंडर्ड बुक करके भी निकाल सकते हो, बट इंटरव्यू नहीं निकलेगा फिर,
और फिर वो भागते फिरोगे इधर उधर नॉर्मल कॉलेजेस में JRF लेके फिर इधर उधर PhD VhD में लग जाओगे, जीवन बर्बाद करोगे, इससे बेटर है थोड़ी मेहनत कर लो साथ में, ठीक है। आखिरी बात, उसके बाद में ऑथेंटिक सोर्स जो है वो है आपके पास में PYQs, क्योंकि PYQs खुद नेट ने लिया है, तो PYQs उनके एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से देखो यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे उसी सीरीज को फॉलो करो जो ऑफिशियल आंसर की को फॉलो करते हैं। और उसका एक एग्जांपल अभी तक ठीक है नहीं थी मुझे नहीं पता, बट अभी तुम्हारे पास है सार्थक सीरीज जो इसी चैनल पे डिटॉक्स बायोलॉजी चैनल पे ही चल रही है, उसी में सारी मैं जितने भी आंसर्स दे रहा हूँ वो सारे ऑफिशियल आंसर की से चेक होने के बाद ही आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो उसके लिए टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हुआ किसके बारे में, सोर्सेस के बारे में बात। आगे आ जाओ भैया, what should be your practical approach not the ideal one, ठीक है। so what should be the practical approach, बहुत डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले start with the basics of the cellular structures, सेलुलर स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया समझ लो कि किस तरीके से आपका गोल्जी अरेंज्ड है, कहाँ पे गोल्जी अरेंज्ड है, न्यूक्लियस सेंटर में ही है क्या एग्जैक्टली, थोड़ा आगे पीछे तो नहीं है, ईआर किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करता है। ये छोटी मोटी बातें करने के बाद फिर आ जाओ पहला टॉपिक पढ़ो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर उसके लिपिड्स के बारे में पढ़ लो, लिपिड्स के बारे में पढ़ने के बाद में उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ लो, टाइप्स पढ़ने के बाद में आर्किया के बेसिक ईथर लिंकेजेस पढ़ लो, डाइफाइटिलिन के बारे में पढ़ लो। वो पढ़ने के बाद में आगे नीचे उतरोगे तो अलग अलग फैटी एसिड के टाइप्स और ये सब आ जाएंगे जब लिपिड्स पढ़ोगे तो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ोगे, फिर स्फिंगोलिपिड्स पढ़ोगे। ये सब पढ़ने के बाद जब आपके पास में फिर फ्लूइडिटी के बारे में आ जाएगी बात, है ना, एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हो जाएगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रीड इन द मेम्ब्रेन। आफ्टरवर्ड फिर आ जाओ सेल ऑर्गेनल पे, और ऑर्गेनल पे जब आप आ रहे हो तो ऑर्गेनल में शुरुआत हमेशा करना चाहिए न्यूक्लियस से। लोग बोलेंगे सेल वॉल वगैरह और ये सब भी पढ़ लो, सेल वॉल वगैरह ये सब ऐसा इतनी मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेल वॉल वगैरह से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और प्लांट वाले वैसे भी बना लेंगे वो, तो प्लांट फिजियोलॉजी में सेल वॉल वैसे भी हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो एक बार चाहो तो देख सकते हो सेल वॉल यहाँ पे भी। तो न्यूक्लियस से मेरे हिसाब से जो कोर कॉन्सेप्ट से जो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी, गोल्गी के बाद में लाइसोसोम, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है आपके एक तरह से ये गेटेड ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट चल रहा है ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अलग रखने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट चल रहा है। और ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम इन सब के अंदर आपका क्या चलता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट चलता है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को साथ में ही पढ़ना होता है ऑर्गेनल पढ़ते हुए, ताकि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग साथ में चलती जाए कि इस ऑर्गेनल में ये प्रोटीन की जरूरत थी, वो वहां से घूम के आया, यहाँ फोल्ड हुआ, यहाँ पे चैपरॉन थे, यहाँ पे बीआईपी ने काम किया, यहाँ पे HSP70 था। इस तरीके से चीजें कनेक्ट अच्छे से होती। फिर यहाँ पे इन सब ऑर्गेनली में कभी भी इनके फंक्शंस और डिस्कवरर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि भैया न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ईआर किसने डिस्कवर किया था, कामेलो गोल्जी ने गोल्गी बताया था, लाइसोसोम किसने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया था, सी वेंडा ने नाम दिया था, कोई काम का नहीं, है ना। सीधा इनके ऊपर जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्रोटीन सॉर्टिंग पे होना चाहिए, बेसिकली बनते कैसे है ये। जब ये हो जाए उसके बाद में आ जाओ कि सेल कैसे अपने आप को मेंटेन करती है, सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है, मोबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, डिवीजन के टाइम में कैसे काम करता है साइटोस्केलेटन। तो इसमें 3 बातें करते हैं अपन, क्या क्या, माइक्रोफिलामेंट जिसपे एक्टिन कहा था, माइक्रोट्यूब्यूल, और एक क्या बच गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट जो केराटिन वगैरह होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर इसी के साथ साथ में ईसीएम, इसको थोड़ा डिटेल में कवर करना है, और ईसीएम का सिर्फ बेसिक्स कवर करना है। हाइल्यूरॉन किसको कहा जाता है, कॉन्ड्रेन सल्फेट किसको कहा जाता है, और क्या डेकोरिन क्या होते हैं, सिंडिकेंस क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन आया था ना, ईसीएम पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। फिर आ जाओ आप सेल साइकिल पे और उसका रेगुलेशन। भैया रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल पढ़ के जाने से कुछ नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं पढ़ा तो। ये रेगुलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसका डिफेक्ट कैंसर में आ जाएंगे, प्रोटोंकोजीन और आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। उसको पढ़ोगे तो प्रोटोंकोजीन में सी-मिक, सी-जून, सी-फॉस और P53 PR भी आपको क्यों ट्यूमर सप्रेसर जीन कहे जा रहे हैं, कैसे वो G1 में अरेस्ट लेके आते हैं, एस में आपका G2 में अरेस्ट लेके आते हैं, एस में तो अरेस्ट होता नहीं है। और फिर आखिरी में पढ़ लेना है डेथ, कि अगर यहाँ पे खराबी हो जाए कुछ और हम चाहते हैं कि कैंसर ना हो तो हम डेथ कैसे कर सकते हैं उसकी। तो अपोप्टोसिस में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन वायबिलिटीज ऐसे, टनल ऐसे, कॉमेट ऐसे, ठीक है, FITC वाला जो होता है, NXN5 ऐसे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर करो। ये कुछ टॉपिक्स हो गए जो हमको यहाँ पे कवर करना है। अच्छा, अब एक और बात जो है, यूनिट 2 में जीन रेगुलेशन भी दे रखा है, ऑपरेरॉन वगैरह और वो सब, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैसे भी कवर हो जाता है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो कवर हो ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्रोमेटिन रिमॉडलिंग भी दे रखा है, जीन और रिपीटेटिव जीन वगैरह, उसके सिर्फ बेसिक्स कवर करना है। हिस्टोन्स और उसके मॉडिफिकेशंस को थोड़ा डिटेल में कवर करना है कि कहाँ कहाँ पे हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है, H9, K3, K6, इस तरीके के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कवर करना है। तो ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच। इसको अगर तुम इसी फॉर्मेट में फॉलो करोगे तो कहीं पे भी अटकोगे नहीं, रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, बाकियों का नहीं पता, और इस तरीके से आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है भैया अपना, आर क्वेश्चन पेपर आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च पेपर। देखो बायोकेमिस्ट्री में मैंने तुमको बोला था कि रिसर्च पेपर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में इतना इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर नहीं होता है,
उसका सीधा सीधा कारण ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से फॉलो हैंडल किए जा सकते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ऑथेंटिक सोर्सेज में। अगर आप रेफरेंस पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो उससे आसानी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन निकल जाते हैं। देखो मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 100% क्वेश्चन तुम बना के आओगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन विल बी not easy, but you will be able to understand what the particular question is talking about, and you will be also able to logically connect the dots about the question so that you can get to the logical conjecture कि अच्छा हाँ इसमें ये हो सकता है, and then we can move for the elimination and all। ठीक है, सो डो नॉट थिंक यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब है कि 100% यूनिट बन जाएगी, किसी से भी नहीं बन सकती। ठीक है, इसके बाद में 1 और 2 क्वेश्चंस तो होते हैं जो आपके नए प्रोटीन से आ सकते हैं, जो अभी अभी डिस्कवर हुआ है उसका फंक्शन से आ सकते हैं, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो अलग तरह का नया प्रोटीन आया उसका म्यूटेशन हुआ तो ये इस तरीके से कुछ हुआ है। ड्रग डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एट द एंड फंडामेंटल्स जो होंगे वो सब में क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो अप्रोच है फंडामेंटल्स को बनाने की वो मैटर करती है कि आपने किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट को पढ़ के गए हो, आपको कितना समझ में आता है। जब मैं ये कहता हूँ कि when there is V1 kinases initiated, then there is स्लो डाउन ऑफ द सेल साइकिल, और उसी के बेसिस पे आप कैसे रिलेट कर पाते हो दूसरे प्रोटीन्स को, जैसे कि CDC25 हो गया या NIM1 काइनेसिस हो गया। बात समझ में आ रही? सो अप्रोच इज द की हियर, in any of the unit approach is the key, but here it becomes more important to find the fundamental and just apply it। बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिसर्च पेपर से यहाँ पे क्वेश्चन बने, और बनते भी तो एक दो ही बनते हैं, ज्यादा नहीं। पीवाईक्यूज कैसे यूज करना भैया यहाँ पे, अब ये भी सवाल आ गया है। तो पीवाईक्यू को यूज करने का सीधा सीधा अरेंजमेंट क्या है, एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट मैंने आगे पीछे कर दी। हाँ पहले ये वाली स्लाइड है भैया, डू कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन सफाइज द नीड। देखो यहाँ पे कंपाइलेशन थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं क्योंकि ये थ्योरी यूनिट ज्यादा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैटिक अरेंजमेंट होते हैं, मतलब मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक अरेंजमेंट पे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंपाइलेशन है वो थोड़े बड़े रोल प्ले कर देते हैं, और जो आपके ये स्टैक्ड क्वेश्चन का मतलब होता है, यहाँ पे स्टैटिक लिखना था यार मेरे को, सॉरी गलती हो गई मेरे से। दिस इज स्टैटिक नॉट स्टैक्ड। स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर स्टैटिक, बट बायोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बदलाव बहुत होते रहते हैं, न्यूमेरिकल में अप्रोच में बदलाव हो गया या अलग अलग तरह के बदलाव होते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन थोड़ा अच्छा होता है। मेरे पर्सनल व्यू में पहले स्टैंडर्ड बुक एक बार कर लो, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लो उसको, और फिर जो भी कंपाइलेशन तुमको यूज करना है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, फिर तुम उसको आसानी से यूज करते हो, बट एक बार स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ना लैंग्वेज समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। अगली बात, यहाँ पे कंपाइलेशन जो है वो रिवीजन के लिए यूज करें, सबसे बेस्ट वही रहता है। रिवीजन के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं और अच्छा है, करना भी चाहिए, रिवीजन में शॉर्ट हो जाता है वो। बाकी कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह मिल रही है, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ की मॉड्यूल्स होंगी, उसी पे भरोसा करो, अगर एक बार ज्वाइन करिए तो, और उसी को फॉलो करते रहो। फिर 10 लोगों की अलग अलग सुन के 10 अलग अलग किताबें खरीदने का कोई मतलब नहीं बेटा, नहीं काम आती है वो चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी टू यूज पीवाईक्यूज फॉर दिस यूनिट। देखो अब थोड़ा सा बदलाव है, ऑल्दो ये वाली स्लाइड जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिट में एक जैसी रहेगी। लास्ट 2 शिफ्ट्स जो हुई हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम। लास्ट 2 शिफ्ट्स मतलब मैं लास्ट 2 पेपर लिखना चाहूंगा, तो जून के 2 पेपर और दिसंबर के 2 पेपर, कुल मिला के 4 पेपर है, उनको सॉल्व करो सेल बायोलॉजी के, और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को मार्क डाउन कर लो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है। जैसे तुम प्रोटीन केमिस्ट्री, सॉरी बायोकेमिस्ट्री में गया प्रोटीन केमिस्ट्री, तो प्रोटीन सॉर्टिंग के अच्छे क्वेश्चन बना पा रहे हो, सिग्नल पेप्टाइड, सिग्नल पेज के अच्छे क्वेश्चन बना पा रहे हो, लेकिन तुम सेल साइकिल में फंस जा रहे हो, तो सेल साइकिल वीक एरिया हो गया, उससे सवाल आ रहे हैं तो हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए, याद है ना हैंडीकैप वर्ड बताया था पहले, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। वीक एरिया है चल जाएगा, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। आपको टॉपिक्स इतने प्रिपेयर करना है इस यूनिट में कि आप आसानी से तो नहीं, बट हाँ थोड़ी मेहनत करके 80% ऑफ पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सको। 80% में काम बन जाएगा हमारा, उतना ही हमको इसको तैयार करना है। ये भी एनालाइज करना है साथ साथ में कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त हमारे रिसोर्सेज कितने काम आ रहे हैं जो हमने रिवाइज किए हैं या जिससे हमने पढ़ा है। अगर वो सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो यू नीड टू डू द रिक्वायर्ड चेंजेस। अब इसको सप्लीमेंट करो, आप चाहे स्टैंडर्ड बुक से करो, विकिपीडिया से करो, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करो, चाहे आप किसी कोर्स सब्सक्रिप्शन से करो, जो आपका ऑलरेडी रिसोर्सेज है उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो जब आप इसको सॉल्व करें 4 साल के पेपर को, उसके बाद ये डिफाइन करें कि आपके रिसोर्सेज सफिशिएंट है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं है तो फिर आपको वापस से दूसरा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाली स्लाइड हो गई। ओके, आखिरी बात,
कल भैया मिलेंगे अपन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के पीवाईक्यूज के साथ में। 2023 से 2019 के बीच के पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। सारे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, बट आई विल ट्राई कि जितने मैक्सिमम हो पाए उतने मैं कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आज की कहानी ये खत्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ भी चीजें अगर इससे समझ में आए तो जरूर लो, अगर कुछ सजेशन है तो जरूर कमेंट में करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्लीमेंट देम एज वेल, एंड प्लीज थिंक अबाउट the things we have talked about. Okay, take care. Good night, beta.